अब हम जो है वो प्रोग्रामिंग में ऑनवर्ड्स आगे देखेंगे कि प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल्स जो डिक्लेयर होते हैं उसमें एक सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम कैसे बन सकता है। तो पहले कोई ना कोई टास्क होगा जिसको आप सॉल्व करेंगे और उसके थ्रू फिर हम ये देखेंगे। अब अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि एक स्फीयर है एक, और इस स्फीयर का वॉल्यूम जो है जब तुम प्रोग्राम को रन करो तो इसका वॉल्यूम जो है ना वो डिस्प्ले होगा। आप प्रोग्राम रन कीजिए और उसका वॉल्यूम क्या होगा, डिस्प्ले। तो बताओ वॉल्यूम डिस्प्ले होगा ही उस वक्त जब तुम्हें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आता हो। तो आपको फॉर्मूला अगर आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का देखते हैं तो वो होता है v। अब आपको कहीं से मालूम करना पड़ेगा। आपने मालूम किया इधर उधर से तो आपको ये पता चला कि इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या फॉर्मूला हुआ? अब अगर मैं इस फॉर्मूले को एनालाइज करूं, वॉल्यूम एक क्वांटिटी है यानी कि ये एक वेरिएबल हो सकता है, सही। दूसरा वेरिएबल जो मुझे पता होना चाहिए वो क्या है, आर। ये चेंज हो सकता है आर की वैल्यू। जो भी आप आर की वैल्यू देंगे उसकी बेस पे मैं क्या निकाल लूंगा, 4/3 यानी कि वॉल्यूम। क्योंकि बाकी चीजें जो रही यानी कि ये 4 या 3 और ये पाए, ये तीनों चीजें जो है ये कांस्टेंट्स कंसीडर की जाएगी। ये सारी क्या है, जबकि एक वेरिएबल ये हुआ और एक वेरिएबल यहां पर ये हुआ। तो वेरिएबल कितने दिखाई दे रहे हैं? सर वेरिएबल दो वेरिएबल्स कितने यहाँ पर? दो। एक v है और एक r है। इसके अलावा 4/3 एक कांस्टेंट नंबर है और 5 भी एक कांस्टेंट नंबर, ठीक है। तो अब मुझे ये पता लग गया कि इफ वी नो द वैल्यू ऑफ r, अगर इसकी वैल्यू नोन हो, पता हो आप, तो आप किसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं? अब मैं अगर तुमसे कहूं कि r की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, 2 आ रही है, और मैथमेटिकली तुम्हें से सॉल्व करने के लिए, तो r की वैल्यू 2 पे तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तुम कैसे लिखोगे? तुम लिखोगे 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय r क्यूब का मतलब क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स आपने 2 लिख दिया या 2⁻³ लिख लिया। अब जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4/3 ऐसे ही रहेगा, 3.14 भी ऐसे ही रहेगा, और 2 to the 4 4 to the 8 आ जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई 8 चौक 32 33 3 90 समथिंग आ जाएगा, 92 93, और उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो सपोज कि आपके पास आंसर आ गया 30.2। आंसर आ गया ये। अगर ये वाली वैल्यू सेंटीमीटर में दी गई है तो यहाँ इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आंसर आ गया। तो ये आंसर जो आया है ये मैथमेटिकली सॉल्यूशन पे आया, यानी कि आपने क्वेश्चंस को मैथमेटिकली सॉल्व किया है, और कॉपी में मैथमेटिक्स के अंदर अरिथमेटिकल मैथमेटिक्स में आप यही काम करते हैं। ये वाले ऑपरेशंस आपसे रिक्वायर्ड होते हैं जो कि आप करके ये आंसर निकाल, ऐसा ही है। हाँ कहिए क्या कह रहे हैं? मैथमेटिक्स सही, तो मैथमेटिकली क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में बीइंग अ स्टूडेंट अगर मैं देखूं और आपसे पूछूं तो इसमें वो कौन से स्टेप है जिनके थ्रू मुझे ये पता लग रहा है कि बच्चे को क्वेश्चन को सॉल्व करना आता है? मसलन ये वाला फॉर्मूले का स्टेप आया, फिर ये वाला स्टेप आया, ये कैसे सॉल्व किया उसने, और फिर ये वाला स्टेप आया, और फिर भाई आपको मैथमेटिक्स में इन्हीं स्टेप के नंबर दिए जाते हैं ना। नहीं वो तो हम करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि ये वो जरूरत है, ये वो स्टेप्स है जिन स्टेप्स की बेस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। मैं करने ये जा रहा हूं कि मैं इन तमाम फंक्शन को, इन तमाम वर्किंग को ऐसे यूज कर रहा हूं कि ये जो स्टेप्स है, दीज स्टेप्स आर परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर। ये स्टेप्स कौन परफॉर्म कर ले? कंप्यूटर। और कंप्यूटर खुद से परफॉर्म करे मुझे नजर नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या बताएगी, 30.2 कंप्यूटर ऐसे डिस्प्ले कर, नहीं समझे? बिल्कुल ऐसा ही है कि मैंने एक बच्चे को बिठा के रखा है और मैंने कहा कि हाँ भाई आपकी वैल्यू 2 है, वो नहीं बताओ जल्दी। पूरी कैलकुलेशन वो कैलकुलेटर पे करेगा, करके कहेगा सर 30.2। अब जो ऑपरेशन हुआ है क्या मुझे दरकार है? नहीं, मुझे तो आंसर चाहिए था।
अब मुझे बताओ, अगर मैं कहता हाँ भाई तुम लेके बैठो, बताओ 4/3 को मल्टीप्लाई करो 3.14 से, उसको मल्टीप्लाई करो 2 से, फिर मल्टीप्लाई करो 2 से, फिर 2 से, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना मैं, इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि तुम तो कर ही रहो। फिर मैं कह रहा हूँ मेरे 2 को मल्टीप्लाई करके 8 लिख दो, और जो 3.14 है उसको 4/3 से मल्टीप्लाई करो, और फिर आखिर में सबके मल्टीप्लिकेशन पे आंसर 30। तो इसका मतलब क्या है, जो काम तुमने करना था वो अपनी तरफ से बैठ के मैं खुद ही से तुमसे बोलता चला जा रहा हूं, तो फिर तुमने क्या किया, कोई फायदा ही नहीं हुआ ना। मकसद ये है, एक सेकंड ना मुझे बोलने दीजिए, मकसद ये है कि कंप्यूटर के अंदर जो हम प्रोग्राम बनाते हैं उसमें की जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है दैट इज डन बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर पे छोड़ते हैं कि तुम करो फॉर्म, ये मैं नहीं करूंगा, क्योंकि यही काम कंप्यूटर के करने का होता है। कंप्यूटर क्या कर सकता है, कैन परफॉर्म अर्थमेटिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिकल मशीन है ना कंप्यूटर, काउंटेबल मशीन है ना, काउंटिंग मशीन है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये ऑपरेशन कंप्यूटर खुद से परफॉर्म करता है, लेकिन कर क्या रहा है, मतलब मैंने तुमसे कहा भाई रेडियस 2 होना चाहिए, बताओ आंसर क्या आएगा, तुमने बताया आंसर 30.2, तो बताओ बीइंग अ टीचर मुझे ये चीज पता होनी चाहिए कि तुमने ये कैलकुलेशन कैसे की थी। समझ में आती है ना बात, ताकि मुझे ये तो पता लगे कि आंसर जो आ रहा है वो सही है या गलत। बात क्लियर हो रही है? yes, sir. अब मैं यही काम करने के लिए जाऊंगा किस चीज के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, प्रोग्राम में। तो अब मैंने जब इसको देखा तो मुझे सबसे पहले ये चीज समझ में आई कि मैंने क्या किया भाई, मैंने लिख दिया हैश इंक्लूड। सर उसको डाटा तो हम हाँ बेटा, उसको डाटा तो सर हम देंगे ना सर। हाँ वो तो मिलता है ना, बिल्कुल डाटा आपने देंगे। अब देखो ये जो क्वेश्चन आया ना आपके जहन में, ये क्वेश्चन ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रोग्रामिंग का जो एसेंस है वो आपके जहन में उतर रहा है। प्रोग्रामिंग का जो मेन मेजर सेंस है, जो कॉन्सेप्ट है वो आपके जहन में उतर। उसे मतलब बताइए, कंप्यूटर को अगर मैं 2 नहीं देता तो कंप्यूटर क्या कैलकुलेट करेगा, कुछ भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं आपको 2 नहीं देता तो आप वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब आपने सबसे पहले इसका प्रोग्राम बनाना था, तो आपने सबसे पहले इसे जज किया कि भाई इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला पता लग गया। फिर आपने इसमें जज किया कि भाई इसमें 2 वेरिएबल आ रहे हैं, ये कांस्टेंट पाई की आ रही है 3/4, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, हैश इंक्लूड, और क्या लिख लूंगा, stdio.h, ये आपने लिख लिया। फिर आपने यहाँ पे फंक्शन कौन सा लिख लिया, तो आपने प्रोग्राम यहां से स्टार्ट करेंगे और नीचे कहीं पे जाके एंड होगा। कौन आईओ जो है ना वो कम लिखा जाता है, लिख ले कौन आईओ भी, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। नहीं लिखा है इस तरह से कि आपको अभी फर्स्ट टाइम के ऊपर ना कुछ चीजें आपकी जरूर होनी चाहिए ताकि आपको याद हो जाए। हाँ stdio कौन आईओ, इसमें से कोई भी पहले बार में लिखा जा सकता। अच्छा बेटे, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स जो चाहिए प्रोग्राम में उनको हम क्या कहेंगे, डिक्लेयर करेंगे। तो बताओ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कितने वेरिएबल हैं, 2। तो मैं क्या करता हूँ, फ्लोट टाइप डिफाइन कर लेता हूँ, डिक्लेयर कर लेता हूँ। मैंने लिखा फ्लोट, और वेरिएबल्स है क्या क्या, एक है v और r, ये स्मॉल v है, ठीक है ना, और r, ये 2 वेरिएबल। अब तुम ये बताओ मुझे इन v और r में से कैलकुलेट क्या करना है, जो है वो रेडियस। फ्लोट में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि देखो r का है क्यूब, फिर वो 4/3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर वो पाई से, तो आने वाला आंसर फ्लोट होना चाहिए कि नहीं। तो जो कंटेन करेगा आंसर दैट मस्ट बी अ फ्लोट। तो इस वजह से रेडियस भी हो सकता है 2.5, 2.3, 2.8 सेंटीमीटर। तो मैंने 2 आ गए भाई, फ्लोट में डेसिमल आ सकता है, कोई परेशानी तो नहीं है। लेकिन अगर डेसिमल वाली चीज का आंसर फ्लोट आ रहा हो और डेसिमल में प्लेस ना कर पा रहा हूं तो मसला होगा ना। हाँ उसकी जगह आपने 3.14 लगाया। पाई की जो वैल्यू थी कांस्टेंट में 3.14। अब मैं लिखने जाऊंगा, यहां तक बात समझ में आई। अब ये मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिया। जब वेरिएबल डिफाइन हो जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, इनमें वैल्यूज को जो चाहिए उनको असाइन किया जाएगा। अब मैंने कहा ना r की वैल्यू क्या होगी 2, तो मैं यहां पर भी क्या करूंगा, वैल्यू ऑफ r असाइन करूंगा कि r में क्या चला जाए 2। लेकिन मैं इसको क्या लिखूंगा 2.5। अब मैं चाहूँ लिखो तो भी पहुंच जाएगा, नहीं लिखो तब भी वहां। अगर 2.5 होता तो मुझे 2.5 लिखना पड़ता, फ्लोट में पूरे का पूरा आता है। समझ में आ रही है? अगर मैं यहाँ पे 2 भी लिख देता तब भी ठीक था, क्योंकि और तो कुछ नहीं है। 2.5 लिखूंगा तब भी ठीक है, लेकिन लिखने के लिए आपके ध्यान में होना चाहिए कि इफ वी हैव अ फ्लोट वेरिएबल देन द डाटा शुड बी अ फ्लोटर वन। ठीक है? नहीं बेटा,
बिल्कुल भी नहीं, सूखने नहीं। सर इसको हम डर में क्यों नहीं कर रहे? अच्छा जल्दी आप। सर हाँ उसमें जिधर करते हैं प्रोग्रामिंग उसमें क्यों नहीं कर रहे हैं कंप्यूटर? मैं समझा दूं पहले आप, देख मेरे भूल के सवाल आपका बिल्कुल ठीक है। कि वो हमें पता कॉपी में भी आपको ये करना होगा, जो 90-100 मार्क्स का पेपर होगा ना, उसमें से तकरीबन 70-80% पेपर प्रोग्राम्स आपने कॉपी में लिखने होंगे, तो वहां पे कंप्यूटर नहीं दिया जाएगा। कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामिंग करेंगे पहले। अगर कॉपी के ऊपर प्रोग्रामिंग आपकी स्ट्रॉन्ग हो गई ना, तो प्रोग्राम तुम कॉपी पे लिखकर कंप्यूटर पे छाप रहे होगे बस, समझ रहे हो? कंप्यूटर पे डायरेक्टली टाइपिंग करना आपके लिए मुश्किल है, मसला है। तो आप जब कॉपी पे प्रोग्राम लिख लेंगे तो फिर आपको, अच्छा आप बताइए भाई 2 हो गया ये। यस सर। अब आर में अगर 2 की वैल्यू चली गई तो इसका मतलब क्या है कि ये एक वेरिएबल आर है और इसमें क्या रखा हुआ है 2.0, और एक वेरिएबल कौन सा है बी V। खाली ये अभी खाली है, इसमें कुछ नहीं पड़ा। एक्सक्यूज सर। हाँ भाई। सर अभी आपने बोला था कि वो हम 2 लेंगे, लेकिन अगर वो फ्लोट है तो हम इसमें 2.0 लेंगे ना, वो जो वेरिएबल का हाँ, हाँ। वो डिक्लेयर जब। अच्छा पूछ रहे बता रहे नहीं सर वो बता रहे चले, बोला था कि- बात समझ में आई। अब मैंने क्या करना है, जब वेरिएबल में वैल्यू चली गई तो अब मैंने कंप्यूटर को बताना है कि भाई ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू डालो और सॉल्व कर डालो, ऐसा ही है। यस सर। जैसे मैंने तुमसे बताया कि तुम्हें सर मुझे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, मैंने कहा भाई फॉर्मूला है 4/3 है, डालो और निकालो, तो इसका मतलब क्या है, मैं कंप्यूटर को भी यही बताऊंगा। अब कंप्यूटर को मैं कैसे बताऊंगा कि आपका फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू 4 ये वाला बाय आएगा, यस सर। वो वाला नहीं आएगा, 4/3 ये आएगा ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। अब क्या आएगा पाई, तुम्हें पाई की वैल्यू पता है यस सर। 3.14। मल्टीप्लाई बाय आर का क्या है, आर का 2.0 नहीं आर वेरिएबल में ना वैल्यू, तो आर कितनी दफा लिख लूंगा, 3 दफा यार, आर मल्टीप्लाई बाय, मैं आर क्यों नहीं लिख सकता यहाँ पर, सर सिंबल क्योंकि वहां पर क्यूबिक का सिंबल नहीं है। इसकी वैल्यू दी है तो वैल्यू नहीं सर ठीक है ना। एक मिनट, इसकी वैल्यू दी हुई है, लिख सकता हूँ ना वैल्यू, अगर मैं वैल्यू में लिखूंगा तब भी आंसर देगा, अगर मैं वेरिएबल लिखूंगा तो वेरिएबल की वैल्यू निकाल के तब भी आंसर। लेकिन मेरे लिए बेहतर क्या है कि चूंकि मैंने उसको एक सेपरेट वेरिएबल में डाला है, तो मैं उसी के रिलेटिवली इसे क्या करूंगा, बिल्कुल सही, हम क्या करें एक और वेरिएबल ले ले पाई और उसमें वैल्यू असाइन करके उस वेरिएबल में, तो भाई मैं वो वैल्यू रख रहा हूं या वेरिएबल रख रहा हूं, दोनों मेरे लिए पॉसिबल है। ज्यादा बेहतर टेक्निक ये होती है कि आप वेरिएबल प्लेस करें, समझ में आती बात। अभी मैं वो दोनों चीजें करके बताऊंगा। तो भाई देखिए 4/3 इससे आंसर क्या जनरेट होगा, इंटीजर या फ्लोट, एक मिनट चुप करिएगा, क्यों फ्लोट, किस वजह से, डिवाइड करेंगे। नहीं बेटा ऊपर क्या है नीचे क्या है, दोनों चुप कर जाओ यार, दोनों क्या है, ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, तो आंसर इंटीजर आना चाहिए, आप कहते हैं फ्लोट आना चाहिए। ये जो ब्रैकेट है अभी, इस ब्रैकेट का आंसर आपको क्या दे रहा होगा, इंटीजर, फ्लोट नहीं देगा, क्यों, सर क्योंकि दोनों तरफ क्या है इंटीजर, तो मुझे इस इंटीजर को किसमें कन्वर्ट करना होगा, फ्लोट में। तो मैं चाहूं यहाँ पे किसी भी एक तरफ 0.0 लगा दूं। ये डेसिमल पार्ट के साथ आपको आंसर दे रहा होगा, वरना आपका आंसर आगे आंसर। यस सर। इसका मतलब क्या लिखोगे 4.0 डिवाइडेड बाय 3 और नॉन वर्ड्स। अब बताइए क्या मैं यहाँ पे इसका रिजल्ट लिखूं प्रोग्रामिंग में, मुझे ये मैथ्स का सवाल नहीं सॉल्व कर रहा हूं, मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ और ये प्रोग्रामिंग के अंदर ये चीज खुद कैलकुलेट, सर हम एक बार इसकी वैल्यू निकाल के उसमें प्लेस कर दें। नहीं हम नहीं निकालते, हाँ ऐसा भी किया जा सकता है कि मैं इसकी वैल्यू निकालूं और यहाँ रख दूं। तुम्हें समझ में आई बात, अब ये खुद से कैलकुलेट करेगा, इट विल मल्टीप्लाई दीज आर 3 टाइम्स, देन मूव दिस आर हियर और फिर यहां से सॉल्व कर देगा, ठीक है। और आखिर में वॉट एवर द वैल्यू इट विल प्लेस इट इनटू वेरिएबल बी, किसमें रख देगा, वेरिएबल बी में। अब ये बताइए अगर कोई इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा तो ऐसे ही सॉल्व करेगा ना, 4 डिवाइडेड बाय 3 ये आंसर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3.14 ये आंसर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आंसर क्या आंसर आया भाई, ये 33.49 आंसर आइए है।
33.2 अभी आंसर क्या आया था? 33.49। ये आंसर आपने कैलकुलेट किया है कैलकुलेटर के थ्रू, आपने रख लिया करके, तो ये वाला आंसर आ रहा है, वो खुद करेंगे। अब जब मैं कंप्यूटर से करवाऊंगा तो कंप्यूटर को भी यही आंसर देना चाहिए। अब जरा देखो कैसे देगा। देखिए यहां पर वो क्या करेगा कि ये वैल्यूज दे देगा आपको, ये जो वैल्यूज आ रही हैं, ये वाली वैल्यू जनरेट होगी और कहां मूव हो जाएगी? वी में। अच्छा, वी में जनरेट हो गई तो इसका मतलब क्या है कि अब तक जनरेट हो चुकी है लेकिन अभी प्रिंट नहीं। तो मुझे यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? प्रिंट है। फिर मैं यहां लिखूंगा परसेंट फ्लोट है तो एफ आता है, और फिर यहां पे वेरिएबल वी लिखूंगा और इसको मैंने क्लोज कर दिया, और फिर यहां पे प्रोग्राम एंड। ये प्रोग्राम जो है ये वाली वैल्यू स्क्रीन पे क्या करा देगा? डिस्प्ले करा देगा। मेन के अंदर है साथ। ये स्टेटमेंट्स कितनी है? 1 2 3 4 चारों स्टेटमेंट। ये वो डबल कोटेशन है, और ये जो है ये परसेंट सिंबल है। ठीक है तो आपने 4.0 लिखा हुआ है, पॉइंट ना लगाए समझ से ना, मैं पहले इसको कर लूं। अगर नहीं लगाओगे पॉइंट तो 4/3 का आंसर क्या आएगा? 1.33। उसमें से वो 33 हटा के आंसर क्या जनरेट करेगा? सिर्फ 1। अब वो 1 आगे फ्लोटो से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन 0.3 का इंपैक्ट तो एलिमिनेट हो गया ना, इस हिसाब से वहां पे उसका इंपैक्ट आपने रखना पड़ेगा। आप जरा देखिए भाई, चलिए जो प्रोग्राम की अंदर हेडिंग सारी दी है कि हमने फिट करना होता है। एक नहीं स्टेटमेंट के ऊपर बनानी है तो नंबर नहीं बनाना। एक सेकंड। अच्छा भाई, एक सेकंड में जरा ये कर लीजिए भाई। फ्लोट वेरिएबल हमने पहले डिफाइन किए थे 2, एक वी था और दूसरा क्या था? हाँ, ले भाई ये हो गया। फिर हमने रेडियस में वैल्यूज असाइन की थी, तो आर हमने किसके बराबर लिया था? 2। अच्छा, अगर मैं 2.0 लिखता हूँ तब भी 2.0 ही जाएगा, और अगर 2 लिखता हूँ तब भी 2.0 ही जाएगा। तो मैं क्या कर देता हूँ इसे 2.0। सही, एक ही वैल्यू असाइन करनी थी और तो नहीं। फॉर्मूला लिखेंगे वी वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3। तो मेरे लिए बेहतर क्या है कि मैं इसे ब्रैकेट में लिख दूं, 4 डिवाइडेड बाय 3.0 करेगा, ताकि इसका आंसर क्या जाए? ऊपर वाला बना दूं चाहे नीचे वाला बना दूं? जीरो दोनों तरफ नहीं डाल एलिमिनेट हो जाएगा। 3 से 1 मल्टीप्लिकेशन पे जाएगा तो आंसर गलत देगा। ये करके देख लेंगे। अच्छा, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज को? पाई को। तो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल डालना होगा। 3.1 मल्टीप्लाई बाय और यहाँ पे मैं 2 भी लिख सकता हूँ और आर भी। हमने आर लिया तो हम आर लिख लेते। मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय कर दिया कैलकुलेट, और आखिर में आपने प्रिंट एफ किया परसेंट एफ के लिए कौन से वेरिएबल को? उसको वेरिएबल वी के लिए आ गया ये। अब यहाँ पे देखिए F11 क्या आंसर आया? 33 आंसर दे रहा है जो यहाँ पे हमने लिखा था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आंसर मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया था। कंप्यूटर मुझे उस पर्टिकुलर वैल्यू पे खुद ही से इक्वेशन कैलकुलेट कर। अब समझ में आया प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर या कंपाइलर का क्या काम होता है? वो कैलकुलेशन परफॉर्म करके सिर्फ रिजल्ट बता रहा होता है। अब यहाँ तक आ गया? यस सर, आंसर आ गया। अब मुझे एक बात ये बताओ, अब ये जरा समझिएगा भाई, मैं क्या करता हूं, ये जो 3.14 था इनकी जगह मैं 222 लिख देता हूं। ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। बताओ इसका आंसर, ये वाला आंसर, ये इंटीजर जनरेट करेगा फ्लोट? इंटीजर से सिर्फ बकवास करने के लिए नहीं कह रहा हूं, उसको पहले देखें समझें क्या है। क्या कैसे आएगा इंटीजर और इंटीजर का जब वो है तो फिर क्या है? कौन सी इक्वेशन कह रहा हूं मैं? ये वाली इक्वेशन जहां पे 222 लिखा है। अब यहाँ पे नंबर एक एक करके चेक कीजिए। पहला नंबर क्या है?
नहीं, मुंह से बोलिए, क्या है पहला नंबर? वर्ड कौन सा लिखा है पहला? 3.14। नहीं मेरा बच्चा, इस तरफ से स्टार्ट जहां से इक्वेशन कहां से स्टार्ट हुई है? वी से ना। वी के बाद इक्वल टू के बाद पहला नंबर कौन सा है? पहला नंबर कौन सा? फोर। इंटीजर है या न्यूमेरिकल? इंटीजर है। दूसरा क्या है? इंटीजर है, फ्लोट? तो दोनों का डिवीजन क्या आएगा? फ्लोट आया। तो जब दोनों का डिवीजन फ्लोट आया तो ये वाला फ्लोट हुआ, तो फ्लोट से मल्टीप्लाई होगा, क्या आंसर देगा? और फिर इंटीजर से मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या देगा? तो रिटर्न वैल्यू क्या होगी? फ्लोट। ये कह रहा हूं, समझे? अच्छा, अब मैंने 2 2 2 कर दिया, तो इस पर कोई फर्क पड़ना चाहिए? अभी भी आंसर आपके पास क्या आएगा? देखिए वही आया। अब ये बताओ, ये जो वेरिएबल था आर, क्या ये इस्तेमाल हुआ कैलकुलेशन में? यानी कि वो चीज आपने बॉक्स में रखी रहने दी और वहां पे रिजर्व वैल्यू प्लेस कर दी, वो आर इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन आंसर तो वही दिया ना। बात समझ में आ रही है? अब मैं इसको चेंज करके इन सबको आर 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 करता हूं, अब इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, अब मुझे एक और बात बताइए, अगर मैं ये जो आर 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 लिखते हैं ना, मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट, क्या यार ऐसे तो तुम कभी नहीं बोलते थे यार। ये आखिरी चीज थोड़ी तुम नहीं बैठेगा, कोई दफा नहीं होना तुम लोग यार। एक सेकंड के लिए यार, वो मुझे सिस्टम को कल सुबह निकला वो ऊपर आ ले, आज लेके बैठते हैं इंशाल्लाह। अच्छा सुनो, एक फंक्शन होता है जिसको हम पावर फंक्शन कहते हैं। कौन सा फंक्शन होता है? पावर फंक्शन। ये जो पावर फंक्शन होता है, ये ऐसे लिखा जाता है कि पीओडब्ल्यू लिखते हैं पहले, इसके साथ यहां लिखी जाती है बेस और यहां लिखी जाती है इसकी एक्सपोनेंट, ठीक है? ये जो है ये रिटर्न करता है इसकी वैल्यू। मतलब अगर मैंने लिखा है पीओडब्ल्यू पावर, ये फंक्शन है, यहां पे लिखा 2 और यहां पे लिखा 3, क्या मतलब हुआ? 2 की पावर 3 किसके बराबर होता है? ये रिटर्न क्या करेगा? 8। समझ में आई बात? अब यहाँ पे अगर आप चेक करें तो यहाँ पे आर क्यूब मेंशन करना है ना, तो आर क्यूब के लिए आप लिख सकते हैं पावर, बेस क्या है? आर, और क्या है? क्यूब 3। हो जाएगा? तो अब ये बताइए मुझे, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, ये जो आर क्यूब लिखा है, मैं अगर इस आर क्यूब को हटा के लिखूं पीओडब्ल्यू, ये एक नया फंक्शन पढ़ रहे हैं आप, और इसमें बेस क्या लिखूं? आर, और कॉमा यहाँ पे 3 लिखूं। अब बताओ, अभी आंसर क्या देना चाहिए? 39 वाला देना चाहिए, 33.49। देखिए F11 क्या आया? नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट, एक सेकंड। देखिए भाई, ऐसा ही है ना, कौन आईओ stdio.h, देखिए बार आखिरी बात कर रहा हूं। लो भाई, ये मैंने एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे यहाँ पे क्या लिखा है? नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, यानी कि ये फंक्शन मैंने ढूंढा, मुझे तुम्हारी हेडर में नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या है कि कोई हेडर जिसमें ये फंक्शन होता है मिसिंग है, यहाँ पर लिखा नहीं है। वो हेडर क्या होता है? math.h होता है। क्या होता है? मैं क्या करूंगा कि इसमें math.h को भी इंक्लूड कर दूंगा, यानी कि ये वाला जो फाइल है ये कहां ढूंढेगा? वो इसका मतलब क्या है कि अगर तुमने पावर फंक्शन यूज करना है तो तुमने math.h इस्तेमाल करना लागू। अब ये देखिए 11 वही आंसर दे रहा है। समझ में आ गई बात? आगे हम फिर बाद में कंटिन्यू करेंगे।